हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसके दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में हम लोग कोलबर्ग के जो लेवल जो उन्होंने 3 लेवल में बांटा था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीनों का नाम हम लोगों ने देखा था और कुछ जीन पियाजे का सिद्धांत जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसको भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उससे आगे का, क्योंकि उसमें छूट गया था। 3 स्तर मैंने बताया था, सिर्फ नाम आप लोगों को बताया था, उसके बारे में डिटेल नहीं किया था। आज उसको जानेंगे और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो तीनों जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, ये तीनों विद्वानों के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन मेनली वाइगोत्स्की का और जीन पियाजे का होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन दोनों ने दिया था, जबकि कोलबर्ग का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनका ये अलग है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कंपैरिजन पर आधारित होगा और उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो मुख्यतः जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी पर आधारित होगा। चलिए आज का वीडियो में देखिए कि क्या है इसमें, चूँकि सभी का जानना आवश्यक है और मैं वीडियो में उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूं जो परीक्षा में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं चीज़ों को। क्योंकि थ्योरी तो बहुत बड़ी है, जो वाइगोत्स्की ने दिया, जो कोलबर्ग ने दिया, चाहे वो जीन पियाजे ने दिया, तो उन सब में से मैं उन तथ्यों को कलेक्ट करके आपके सामने पेश करता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इनको देखें और कहीं कुछ चीज़ों को मैं ऐड इसलिए करता हूं ताकि आपको स्टोरी बिल्ड हो जाए, आपके माइंड में स्टोरी बन जाए और आपको याद करने में आसानी हो। आइए देखते हैं इसमें। तो हम लोग कोलबर्ग में देखे थे कि इन्होंने 3 चरणों में, 3 स्तरों में विभाजित किया था और तीनों स्तरों को फिर 2-2 अलग अवस्थाओं में बांटा था। 2-2 अलग अवस्थाएं थी। पहला जो अवस्था था, पहला जो लेवल था वह था ये लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। आइए देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस अवस्था में शुरुआत कब होती है, इस लेवल की शुरुआत कौन सी एज से होती है। तो इस एज या इस लेवल की शुरुआत 4 से लेकर के 10 साल के बीच में यह अवस्था रहती है कोलबर्ग के अनुसार से। और इस अवस्था में कहा जाता है कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वह आत्म से बाह्य की ओर होता है, यानी कि सेल्फ से बाहर आउटसाइड की ओर होता है। ये अर्थात जितने भी इसमें नैतिक विकास का जो मूल्य होता है, जो भी ये चीज़ें वो समझता है वो बाहर की चीज़ों से समझता है, बाहर के लोगों से ये अभिप्रेरित होता है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 4 से 10 साल की अवस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे है कि मोरल रीजनिंग, यानी कि इसमें जो नैतिक विकास होता है या नैतिक तर्कना का जो स्तर होता है वह दूसरे लोगों के मानक से निर्धारित होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें दूसरे लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बच्चा का व्यवहार उसी के अनुरूप से चलता है। यानी कि दूसरा लोग उस किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार शो करते हैं, किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से बच्चा उस व्यवहार को आत्मसात करने का प्रयास करता है। ध्यान रखेंगे कि इस एज में वह 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है। यहाँ आपको लिखा हुआ भी है कि बच्चा यहाँ किसी भी व्यवहार को, अच्छा या बुरा, कोई भी व्यवहार अच्छा है या बुरा है, उसका भौतिक परिणामों के आधार पर समझता है।
यानी कि कोई भी नैतिक विकास उसके अंदर इस क्षमता के आधार पर होता है कि उसका दंड फिजिकली किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ आप समझिए इस प्रकार से कि जैसे बच्चे कोई गलती करते हैं तो उसको पनिशमेंट देते हैं, तो उस पनिशमेंट के आधार पर वो समझता है कि यह चीज़ जो है वो ज़्यादा गलत है, यह चीज़ जो है वो ज़्यादा खराब है या ज़्यादा सही है। ठीक है, यानी कि दंड के आधार पर समझता है या पनिशमेंट के आधार पर उस चीज़ को वो समझता है। इस अवस्था को यानी कि इस लेवल को, इस स्तर को, लेवल ऑफ कन्वेंशनल को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वह है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, पनिशमेंट यानी कि दंड और ओबीडियंस मतलब आज्ञा, यानी कि पनिशमेंट और आज्ञा के आधार पर उन्मुखता, यानी कि इसके आधार पर वो आगे की ओर यानी विकास की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों में दंड से दूर रहने की अभिप्रेरणा उसमें ज़्यादा मजबूत होती है। बच्चा कोशिश करता है कि वह उन कार्यों को ना करे जिससे उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो वह दंड से दूर रहना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे जो हैं वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, ठीक है, शक्तिशाली व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपने आसपास में वो देखता है कि या शक्तिशाली जो व्यक्ति है वह उसका आदर करता है। प्रायः माता पिता का वो सम्मान करता है बच्चा। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि वह उसको दंड दे सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं, इसीलिए वह उन व्यक्तियों का वह सम्मान करता है। ध्यान रखेंगे कि डर होता है, भय होता है पनिशमेंट का। ठीक है, आगे देखिए, आगे दूसरा अवस्था जो है वह है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, अर्थात इसका मतलब हुआ कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, यानी कि साधनात्मक कह सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल देखिए कि क्या है इसमें। तो इस एज में क्या होता है, ध्यान में देखिएगा, ध्यान में समझिएगा, इस अवस्था में बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा ज़्यादा मजबूत होती है। जो दंड और पनिशमेंट में था, पनिशमेंट और ओबीडियंस जो ओरिएंटेशन था, यानी कि दंड और आज्ञा की उन्मुखता जो थी, उसमें कौन सी अभिप्रेरणा मजबूत है? तो उसमें दंड की, ठीक है, पनिशमेंट का जो अभिप्रेरणा है वो ज़्यादा मजबूत है। जबकि दूसरी अवस्था में क्या है, तो रिवार्ड पाने की जो अभिप्रेरणा है वो ज़्यादा मजबूत होती है, सम्मान पाने की, पुरस्कार पाने की जो अभिप्रेरणा है वो ज़्यादा मजबूत होती है। ध्यान देंगे इसके बाद, इस अवस्था में बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता का स्पष्ट सबूत देते हैं। यानी कि बच्चे पारस्परिकता यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेशन इस प्रकार का बनाना कि हम भी तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, तुम भी हमारा सहयोग करो, इस प्रकार का संबंध को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सहभागिता का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखेंगे कि यह जो रिलेशन है, सहभागिता का हो चाहे पारस्परिकता का हो, यह संबंध जो है वो न्याय के आधार पर नहीं होता, उदारता के आधार पर नहीं होता। यह होता है किस आधार पर? तो यह होता है कि उनका सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे पूरा हो रहा है। यानी कि बच्चा जो है छल पूर्वक अब यह रिलेशन को बनाता है, और जैसे ही उसका वह चीज़ पूरा हो जाता है, वह इस रिश्तों को तोड़ने से भी नहीं हिचकता। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। यानी कि बच्चे ग्रुप में तो शामिल हो जाते हैं, पारस्परिकता का रिलेशन जरूर बना लेते हैं, लेकिन उसमें सेल्फ सेंटर्ड जो चीज़ें हैं उस पर उनका ज़्यादा फोकस होता है, और उसी के आधार पर वे इस रिलेशन को पालन करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इस अवस्था में बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता के स्पष्ट सबूत देते हैं, परंतु यह न्याय, उदारता, सहानुभूति के पर आधारित नहीं होता, बल्कि छल योजित तथा आत्म परिपूरक पारस्परिकता। आत्म परिपूरक पारस्परिकता मतलब हो गया कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन का, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो रेसिप्रोकेशन होता है, पारस्परिकता का इंग्लिश यदि बोलें रेसिप्रोकेशन, तो उसमें जो पारस्परिक यदि रिलेशन बन रहा तो वह रिलेशन कैसा होगा? तो उनका सेल्फ
सेटिस्फेक्शन किस प्रकार से हो रहा है उसके आधार पर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा जो स्तर है, दूसरा स्तर जो बताया कोलबर्ग ने, वह था लेवल ऑफ कॉन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। ठीक है, हिंदी का नाम आप ना भी याद रखें, क्योंकि हिंदी का नाम जो है वो कन्फ्यूजन हो सकता है। जो मैं आपको बताऊं वो आपको एग्जाम में हो सकता है दूसरे नाम दे दे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का नाम वो चेंज नहीं करता है, इसीलिए इंग्लिश नाम को ज़रूर याद रखें। हिंदी में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पर्यायवाची कोई इसके जगह पर कोई दूसरा यूज़ कर दे तो आप कन्फ्यूज़ करोगे, इसीलिए इंग्लिश को ज़रूर याद रखें। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ इंग्लिश में ही जो नाम है उसको मैं बता रहा हूँ। बाकी हिंदी का नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको देखे होंगे तो आपको याद भी होगा। यहाँ आप कहें तो लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में इसमें जो एज की अवस्था होती है वह 10 साल से 13 साल के बीच होती है। यानी कि यह जो नैतिक विकास है वह 10 साल से 13 साल के बीच होती है। ठीक है, पहला कौन है तो पहला 4 से 9 साल के बीच में। ठीक है, 4 से 9 साल यानी 4 से 10 साल भी कह सकते हैं, 10 साल से पहले। उसके बाद आप यहाँ देखें दूसरा इसमें है कि बच्चा दूसरों के मानक को अंतर्निहित कर लेता है। ठीक है, और एवं उसके अनुसार सही गलत की व्याख्या करता है या सही गलत का चुनाव करता है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है, पहली अवस्था जो लेवल है उसमें आपको क्या बोले कि बच्चा जो है वह दूसरे के व्यवहार से, दूसरा किस प्रकार से व्यवहार करता है और किस प्रकार से उसको दंडित करता है, इसके आधार पर गलत और सही का चुनाव करता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि बच्चा जो है वो दूसरों के स्टैंडर्ड से सीखता है या दूसरे के स्टैंडर्ड को ही फॉलो करता है। ठीक है, दूसरे के मानकों का प्रयोग करता है या उपयोग करता है, दूसरे के मानकों से वह सीखता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बच्चा 4 से 10 साल के बीच में दूसरे के स्टैंडर्ड से, दूसरे के मानक से सीखता है, और यह पीरियड होता है कौन सा तो प्री कॉन्वेंशनल। ठीक है, दूसरा जो स्थिति है, दूसरा जो लेवल है वो है लेवल ऑफ कॉन्वेंशनल। लेवल ऑफ कॉन्वेंशनल में है कि बच्चा जो है दूसरा का स्टैंडर्ड जो था उसको अंतर्निहित कर लिया, यानी कि उस मानक को ही अपने में आत्मसात कर लिया। अब उस मानक के हिसाब से स्वयं वो प्रयोग करता है, स्वयं वो उसका व्यवहार को प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात? मतलब समझिए कि 4 से 10 साल के बीच में बच्चा दूसरा जो स्टैंडर्ड सेट किया उसको पता नहीं है कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो दूसरे लोगों के व्यवहार से वो सीखता है और उसी के अनुसार से अपना व्यवहार करता है। लेकिन 10 से 13 साल के बीच में क्या होता है कि बच्चा उन सारे चीज़ों को आत्मसात कर चुका है, अब वह उसके अनुसार से स्वयं व्यवहार करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास सेल्फ से बाह्य की ओर होता है। ठीक है, यानी कि आत्मन से बाह्य की ओर किस अवस्था में नैतिक विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल। ठीक है, लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल, हिंदी में यदि इसका वर्ड हम यूज़ करें तो होगा प्राक रूढ़िवादी का स्तर। ठीक है, प्राक रूढ़िवादी का तर्कना स्तर कह सकते हैं इसको। ठीक है, यह जो होगा वो रूढ़िवादी तर्कना स्तर है। जो लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग है, इसको हिंदी में यदि बोले तो इसका नाम होगा रूढ़िवादी तर्कना का स्तर। ठीक है, इस अवस्था में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आपका जो इससे क्वेश्चन वहाँ पूछे कि बच्चे का नैतिक विकास किस अवस्था में आत्मन से बाह्य की ओर होता है, तो इसका आंसर होगा प्राक रूढ़िवादी, यानी कि लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल। लेकिन दूसरी अवस्था में यही क्वेश्चन को पूछेगा कि किस बच्चे के किस अवस्था में नैतिक विकास बाह्य से सेल्फ की ओर यानी कि आत्मन की ओर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेवल ऑफ कॉन्वेंशनल।
बाह्य हो गया, बाहर से वह सीख चुका है, अब वह स्वयं से उसका जो अंतर्निहित किया, जो आत्मसात किया, उस चीज़ों से वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखते हैं कि इसका भी 2 स्तर है। इसका 2 स्तर है, देखते हैं कौन कौन सा स्तर है। इसमें जो पहला स्तर है वह है गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि जो बच्चा है वह अपने आप को अच्छा समाज में पेश करने के लिए, अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए, जैसे लड़का है तो गुड बॉय बनने के लिए, लड़की है तो गुड गर्ल बनने के लिए, उसी प्रकार से अपना व्यवहार शो करता है या व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चों में अप्रूवल और डिसअप्रूवल से दूर रहने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है। मतलब है कि इस अवस्था में जो बच्चा है वह ये देखता है कि उसका किस व्यवहार को समाज जो है वह अप्रूव करता है और किस व्यवहार को डिसअप्रूव करता है। तो चूंकि उसको अपने आप को अच्छा साबित करना है, अच्छा इमेज बनाना है, इसलिए वह खराब जो डिसअप्रूवल जो व्यवहार है, डिसअप्रूवल जो बिहेव है, उस डिसअप्रूवल बिहेव से अपने आप को दूर रखता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में डिसअप्रूवल और अप्रूवल की अभिप्रेरणा उसमें मजबूत होती है। ठीक है, एक बार फिर से यदि देखें तो फर्स्ट स्टेज में, यानी कि लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल के फर्स्ट स्टेज में क्या है, तो उसका कौन सी अभिप्रेरणा मजबूत है, तो दंड की, पनिशमेंट की अभिप्रेरणा उसमें मजबूत है। दूसरा में, यानी कि जो जिसमें लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल का दूसरा स्टेज में कौन सा उसका मजबूत है, तो उसका सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, तो पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा, यानी कि रिवार्ड पाने की जो प्रेरणा है वो ज़्यादा मजबूत है। अब दूसरा लेवल का पहला अवस्था में अप्रूवल और डिसअप्रूवल का अभिप्रेरणा ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, इसके बाद दूसरा, यानी कि लेवल ऑफ कन्वेंशनल का दूसरा अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था में क्या है कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि सामाजिक क्रमबद्धता को मेंटेन करने वाली जो उन्मुखता होती है, उस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो बच्चा है वह सामाजिक नियमों को अपने अंतर्निहित जो आत्मसात उसने जो किया है उसके आधार पर जरा बड़ा, उसका लार्जर कॉन्सेप्ट में उसका व्याख्या करता है और उसके अनुसार से व्यवहार करता है। ध्यान रखेंगे, अभी तक जो वह व्याख्या कर रहा है अंतर्निहित में होने के बाद, दूसरी अवस्था में अंतर्निहित हुआ, उस अवस्था में जो उसने आत्मसात किया, जिस चीज़ को उसने आत्मसात किया, उस चीज़ को वह एक लार्जर एस्पेक्ट में, एक बड़े क्षेत्र, बड़े रूप में उसका व्याख्या करता है और उसके आधार पर वह व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब है कि ध्यान यहाँ भी रखिएगा कि नैतिक नियम का पालन समाज के सभी लोगों के लिए करना जरूरी है, ऐसा वह अब नैतिक नियमों में की व्याख्या करता है कि अर्थात कोई भी सामाजिक नियम है वह सामाजिक नियम समाज के सभी वर्गों के लिए लागू होना चाहिए, ऐसा वह अब सोचता है और उसी के आधार पर विकास अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आई बात कि वह अब जो भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है वह दूसरों के आधार पर नहीं, वह जो सीखा अब वह अंदर में नहीं, अपने आप में जो आत्मसात किया उसके आधार पर अब उसका नैतिक विकास हो रहा है, उसके आधार पर अब व्यवहार उसका प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा स्तर, यानी कि लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। यानी कि प्राक हम पढ़ चुके हैं और प्राक रूढ़िवादी पढ़ चुके, उसके बाद रूढ़िवादी पढ़ चुके, अब पढ़ते हैं उत्तर रूढ़िवादी तर्कना स्तर। ठीक है, हिंदी में यदि बात करें तो, लेकिन हम आपको फिर बोल रहे हैं कि इसका इंग्लिश टर्म जरूर याद रखिए। क्या है इसका, तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, यानी कि उत्तर रूढ़िवादिता का तर्कना स्तर। इस स्तर में ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर कौन सी अवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा
जैसे रहेगा 4 से 10 साल, 10 साल से 13 साल, 13 साल से 18 साल या 18 साल से 21 साल। तो आप ध्यान रखेंगे कि 13 साल से 18 साल की एज को आप मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट जो अवस्था है, इस माने तीसरी अवस्था को भी, तीसरा स्तर को भी फिर 2 भाग में बांटा गया। अब पहले दूसरी अवस्था का जो यानी कि तीसरा जो स्तर है उसका पहला जो अवस्था है वह नाम है इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब इस अवस्था में क्या है सो समझिए। इस अवस्था में है कि वह डेमोक्रेटिक रूल को ज़्यादा आदर देने लगता है। समझिए इस बात को। मैंने अपने पहले वीडियो में और शायद मैंने जो जूम ऐप पर क्लास ले रहा हूँ उसमें मैंने अपने छात्रों से कहा था, जो भी क्लास कर रहे हैं उन लोगों से कहा था कि देखिए बच्चा जो है वह अब इस स्टेज में आने के बाद जो ट्रेडिशनल जो हैबिट्स हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक जो आदतें हैं या कह सकते हैं अंधविश्वास, उसको एक शब्द में बोले तो अंधविश्वास को अब वो विरोध करना शुरू कर देता है इस एज में, क्योंकि अब उसको लगता है कि ऐसे नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है जो नियम सभी के लिए लागू नहीं होता है, यह जो नियम हो सकता है कि हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब यहाँ जो है 2 जो गुण है वो बहुत ज़्यादा इसी स्तर पर विकसित होता है। पहला है कि बच्चे में डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट्स हैं या डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ हैं वो इस एज में, इस अवस्था में प्रबल होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बच्चे में डेमोक्रेटिक अर्थात प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास अधिक होता है। ध्यान में रखेंगे तीसरा स्तर के पहली अवस्था में। ठीक है, तीसरा स्तर के पहली अवस्था में नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसके बाद दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है वह है कि इस अवस्था में बच्चा इंडिविजुअल राइट का समर्थक होता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का जो पर्सनल, उसका जो अपना जो अधिकार होता है उस अधिकार का समर्थक होता है इस एज में बच्चा। यानी कि बच्चा समझता है कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और उस अधिकार को जीने का हक उसका है। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चा इस एज में, आप समझ लीजिए कि किशोरावस्था में इस एज में वो प्रवेश कर चुका है। और इस एज में किशोरावस्था में आपको विकास में बताए भी होंगे, विकास की अवस्था में, कि किशोरावस्था में बच्चा जो है वह जो सामाजिक नियमों से स्वतंत्र रहना चाहता है, सामाजिक नियमों से वो अपने आप को आज़ाद करना चाहता है। और यही अवस्था है जहाँ कोलबर्ग ने भी इस चीज़ को उल्लेख भी किया है कि 2 चीज़ें उसके अंदर में ज़्यादा विकसित होती हैं। एक है डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का, और यह आइडिया उसमें ज़्यादा प्रबल भी होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। साथ साथ में इंडिविजुअल राइट का वो ज़्यादा समर्थक होता है। ठीक है, इसका मतलब इंडिविजुअल राइट का मतलब मैं अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं अपना लाइफ कैसे बिताना है इसके लिए मुझे समझना है। इन ऐसे आइडियाज़ का वह समर्थक हो जाता है। ठीक है, ये कोलबर्ग ने भी अपनी इस थ्योरी में बताया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो अवस्था है वह है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए क्या है इसमें यूनिवर्सल एथिकल। आपको यूनिवर्सल एथिकल मतलब समझ में आ गया होगा कि शाश्वत जो नैतिक विकास है, शाश्वत नैतिक मूल्य जो है, उन चीज़ों की ओर उसकी उन्मुखता होती है, उन चीज़ों की ओर बच्चा ज़्यादा तेज़ी से विकास करता है। क्या है कि बच्चों में नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिंदा से बचने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है। अब इस अवस्था में बच्चे जो हैं वह चाहते हैं कि उसमें ऐसा कोई व्यवहार ना आ जाए जिससे लोग उसकी निंदा करें। ठीक है, इससे पहले की अवस्था में यानी कि सेकेंड स्तर का फर्स्ट स्टेज में आपको बताए थे गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में कि बच्चा जो है अप्रूवल और डिसअप्रूवल का उसमें अभिप्रेरणा ज़्यादा मजबूत होती है। इस एज में आकर के बच्चा चाहता है, यानी कि बच्चे
के मन में ये होती है कि कोई भी वो ऐसा व्यवहार न शो कर दे जिससे लोग उसकी निंदा करें। ठीक है, इससे वो बचना चाहता है, इससे वो बचने का प्रयास करता है और वैसे कार्यों से वह दूर रहता है। दूसरा है दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र अपने आंतरिक मानकों के रूप में व्यवहार करना सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा अब इस अवस्था में आकर के दूसरा क्या कोई किस प्रकार का व्यवहार करता है इससे उसको कोई मतलब नहीं, यानी कि दूसरे के स्टैंडर्ड से उसको कोई मतलब नहीं और ना ही उसको नैतिक प्रतिबंध से मतलब है। यानी कि नैतिक प्रतिबंध से भी वह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, साथ साथ में दूसरा क्या उस पर व्यवहार करते हैं इससे भी वह अपने को आपको अलग रखना चाहता है। कोलबर्ग ने इस अवस्था में बच्चे का उस मन स्थिति का कह सकते हैं कि मानसिक अवस्था का वर्णन भी इस में किया है कि बच्चा क्यों विरोधी बनता है, बच्चा क्यों इस अवस्था में ऐसे झंझावतों से गुजरता है कि वह समाज का विद्रोही स्वरूप ले लेता है। वह जैसे बोलते ना, हम विकास की अवस्था में बताए भी थे कि यह अवस्था किशोर अवस्था जो है वो ज़्यादा समस्यात्मक अवस्था है, इसको आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ, इसका कारण, इसका रीज़न जो है कोलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत के तीसरी जो स्तर है उसमें इन्होंने दे दिया। कहा है कि इस अवस्था में सबसे पहला चीज़ है कि वह अपने आप को समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, दूसरे उसमें क्या करते हैं, दूसरा उसमें किस प्रकार का व्यवहार शो करते हैं उसको वह नहीं मानता। साथ साथ में नैतिक प्रतिबंध जो है उसको भी वह नहीं मानता, बल्कि वह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये था आपका कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो यहाँ बताए। मोटा मोटी आप यदि इस सिद्धांत को समझे तो नैतिक विकास में जो कोलबर्ग का कहना था कि बच्चे का नैतिक विकास एक सिलसिलेवार रूप में होता है, जो जैसे जैसे परिपक्व होता है उसका नैतिक विकास उसी की ओर वैसे ही उसका विकास होता है, परिपक्वता को पाता है, मैच्योरिटी आती है उसके नैतिक विकास में। ध्यान रखिएगा, इस विकास के इस सिद्धांत में जो कोलबर्ग है उन्होंने तीन चीज़ों का पारस्परिक संबंध बताया था। एक था क्या, आत्मन, दूसरा समाज का नियम और तीसरा एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट कलेक्ट करके दिया है कि कोलबर्ग ने अपने प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति के आत्मन यानी कि सेल्फ, समाज के नियम, रूल ऑफ सोसाइटीज तथा प्रत्याशाओं, इंग्लिश याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशाओं में संबंध का उल्लेख किया कि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और हर स्तर पर इनका एक रिलेशन समझ में आता है। जैसे आप जैसे ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा ये आप देखिए। जैसे इन्होंने 3 पॉइंट कहा, 3 पॉइंट क्या क्या कहा इसको आप समझिए। पहला कहा सेल्फ, ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा क्या, रूल ऑफ सोसाइटी, और तीसरा क्या कहा, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के बारे में जब इन्होंने कहा, ये 3 चीज़ कहीं ना कहीं तीनों का विकास होता है, तीनों एक तरह से रिलेटेड है हर एक अवस्था में। अब देखिए किस प्रकार से रिलेटेड है। फर्स्ट जो लेवल है यानी कि लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल में बच्चा जो है उसका नैतिक विकास किस रूप में हो रहा है, तो सेल्फ से बाह्य की ओर। ठीक है, सेल्फ से बाह्य की ओर। रूल जो है वह बाहर से वो सीख रहा है, बाहर के मानकों से समझ में आ रहा है, और एक्सपेक्टेशन क्या का है, उसका अपना एक्सपेक्टेशन नहीं है, बाहर के लोग उसके एक्सपेक्टेशन को निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी अवस्था में अब जो सेल्फ से ये बाह्य से यानी कि बाहर से
सेल्फ की ओर आ गया, यानी कि रूल जो है वह रूल से सेल्फ की ओर आया, यानी कि बाहर में किस प्रकार से रूल सोसाइटीज के चल रहे हैं वो आत्मसात कर लिया। कौन? इसमें बच्चा अपने आत्मसात किया और उसके अनुसार से अब व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या है, एक्सपेक्टेशन उसका उसका अपना हो गया, उसके आधार पर जब समाज के रूल को अब समझ चुका है, आत्मसात किया है, तो उसके अनुसार से एक्सपेक्टेशन उसी से जुड़ा। अब तीसरा जो अवस्था है उसमें कहा कि सेल्फ तो है ही, अब वो आत्मन तो है ही, अब रूल जो है वो स्वयं डिसाइड करता है। ठीक है, रूल जो है वो स्वयं डिसाइड करता है, वह ना तो नैतिक प्रतिबंध को मानता है और ना ही किसी ऐसे सामाजिक नियम को मानना पसंद करता है जो इंडिविजुअल राइट को तोड़ता है या इंडिविजुअल राइट को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो ये तीनों में एक क्रम उन्होंने बताया, एक रिलेशन बताया। आपसे क्वेश्चन इसलिए इसको यहाँ बताया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विद्वान ने सेल्फ यानी कि आत्मन, उसके बाद रूल और एक्सपेक्टेशन को एक क्रम में सजाया था या अपने सिद्धांत में शामिल किया था। ध्यान रखिएगा, कौन है? कोलबर्ग। अब आगे देखिए कि इनका एक और कहना था, ध्यान में रखिए, इसको ध्यान से सुनिए, कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं उनमें नैतिकता के विभिन्न स्तर पर विकास होना शुरू होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे मैच्योर करते जाते हैं, एज उनका जैसे जैसे क्रॉस करते जाता है, उनका स्तर जो है, नैतिक विकास जो है अगले क्रम में, अगले चरण में अपने आप बढ़ते चला जाता है। जैसे 4 से 10 साल, 10 साल से 13 साल, 13 से 18 साल, इस तरह से। इसका मतलब है कि बच्चे का विकास एक क्रम से, जैसे जैसे उनका विकास एज परिपक्व हो रहा है उसके हिसाब से उनका जो नैतिक विकास है वो आगे विकसित होता चला जाता है, यानी एक क्रम हमेशा बना रहता है, अर्थात बीच में कोई लूप नहीं बन सकता। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा का विकास लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल से होकर के डायरेक्ट लेवल ऑफ पोस्ट कॉन्वेंशनल चला जाए। ठीक है, उसको कॉन्वेंशनल पार करना होगा तभी वो पोस्ट कॉन्वेंशनल जाएगा। ये सारी चीज़ें थी, ये फैक्ट्स थे। आप इन फैक्ट्स को ज़रूर कहीं कहीं, जहाँ मैं आपको हिंट किया हूँ, इन फैक्ट्स को ज़रूर कहीं अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले देख रहे हो, नोट्स पलट रहे हो, तो इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान ज़रूर चला जाए। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप यदि उसको भी कम से कम आप देख लिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सीडीपी का कम से कम 80% क्वेश्चन जो है वो आप सही करके आएंगे। ठीक है, 20% हो सकता है कि आपको मैंने हिंट नहीं किया और वहाँ से आ गया, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने हिंट किया और आपको वह क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसीलिए मैं 80% कह रहा हूँ। यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आए तो ये आपका रेशियो और बढ़ाएगा, इसीलिए कम से कम हिंट मैं जा कर रहा हूँ वो आप अपने कॉपी में ज़रूर आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम देखें, कंपैरिजन करेंगे इन तीनों यानी कि जीन पियाजे का, कोलबर्ग का और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, उन तीनों सिद्धांतों का हम कंपैरिजन करेंगे और तीनों सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको कंक्लूड करेंगे, उसके बारे में निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे। और वहाँ यदि आप ध्यान में रखें तो आपको शायद 50% 60% जो क्वेश्चन का जो हिंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। या इसके साथ साथ में आपको एक और सूचना भी दे दें कि एसएसटी का क्लास भी, लाइव क्लास भी शुरू होने जा रहा है। आप यदि चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, उस क्लास में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।